नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा बिल अशोक वानखेड़े और फिर मोदी की महिमा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। और जब संता और बनता की सरकार हो जाए तो फिर कथा और भी अनंता। मोदी ने इस देश की इज्जत और शोहरत, इज्जत और दौलत दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। सामान्य तौर पर ग्रामीण परिवेश में ठेठ देसी अंदाज में बातचीत करते समय आदमी कहता है ना कि मेरे पास दौलत और शोहरत यानी इज्जत दोनों है ऊपर वाले की दया से। भारत के पास भी जब दौलत कम थी तब भी इज्जत थी, वर्ल्ड कम्युनिटी में इज्जत थी। अमन पसंद देश है, सेकुलर देश है, ये इज्जत थी। किसी खेमे में नहीं है, गुट निरपेक्ष है, इज्जत बनी हुई थी, साख बनी हुई थी। दौलत आई तो दौलत और इज्जत दोनों हो गई मनमोहन सिंह के दौर से जो परिवर्तन आया। लेकिन फिर मोदी आए, कहे मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, देखो विश्वगुरु बनाऊंगा। और विश्वगुरु बनाने के चक्कर में चेला भी नहीं रहने दिया, चेले से भी बदतर स्थिति कर दी। लोग तो चेले का भी, एक शिष्य का भी सम्मान होता है, एक शिष्य की भी ग्रेविटी होती है, वो भी नहीं रहने दिया। चहुओर सिर्फ और सिर्फ दुत्कार, वो नरेंद्र मोदी के लिए हो या किसी और के लिए, अल्टीमेटली देश पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये तो रही भूमिका जिसको सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि 2 मिनट की लफाजी हो। लेकिन सीधे तथ्य पर आए तो देश की शोहरत उसके पासपोर्ट की ताकत से जोड़ी जाती है। बिल्कुल फैक्ट पर बात हूं। कहा जाता है ना हमारे यहाँ अंधभक्तों की एक प्रजाति है, बड़ी संख्या, उसमें संख्या भी बढ़ रही है। ये अंधभक्तों की प्रजाति कहती है ना पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और ये गोदियों के जरिए गांव गांव में बैठे एक आम किसान को, नौजवान को, सीधे शरीफ आदमी को कैसे झांसा दिया जाता है। कहते पूरी दुनिया में मोदी गए वहां पर किराए की भीड़ ला करके वो लेकर के झंडा ऐसे ऐसे मोदी मोदी मोदी। मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए पासपोर्ट और वीजा कोई महत्व नहीं है। देश का डंका बजता है जब आम आदमी को दूसरे देश में रेस्पेक्ट मिलती है, और वही होती है पासपोर्ट की ताकत। इंटरनेशनल ऑफिशियल रैंकिंग आई है आधिकारिक रूप से, इसमें कोई नहीं कहना है यहां पर अंधभक्त आकर के कि ये किसने तुमको बताया। जो ऑफिशियल रैंकिंग जारी होती है साल में पासपोर्ट की रैंकिंग, वो रैंकिंग आई है भारत 100 देशों की लिस्ट में जो टॉप 100 है उसमें भी नहीं है। यही है डंका। और डंका कहीं अलग से नहीं होता है कि लेकर के दम दम पीटे किराए पे लाके भाड़े पे 500 रुपया दे करके ढोल वाले ढोलता सा। 100 में नहीं हो, 100 छोड़ दो, 125, 125 आखिरी पायदान पर। भारत से नीचे कौन कौन से देश हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि आतंक के पनाहगाह हैं, जिन देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है, वो देश हैं हमसे नीचे। यहां तक कि हमसे ऊपर जो देश माने जाते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं है, चीन जैसे देश, चीन तमाम रेटिंग में भारत मतलब दुनिया में नीचे रखा जाता है। वजह क्यों रखा जाता है नीचे? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं जो होती है, जहां तानाशाही होती है, वो ऑटोमेटिक तमाम इंडेक्स में नीचे चली जाती है। लेकिन चीन जैसा देश भी हमसे ऊपर है, जहां तानाशाही है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री से ऊपर है। ये हमारी शोहरत का हाल किया मोदी जी ने। अब दौलत पर आ जाते हैं। दौलत हमारा फॉरेन रिजर्व 4 महीने में नीचे गोता खा गया। 4 महीने फॉरेन रिजर्व स्वाहा। गोल्ड रिजर्व, हमारे देश में सोना से तो सबको प्यार है, मोदी जी ने कहा था मत खरीदो। गोल्ड रिजर्व जो देश का है वो गोता खा गया, वो भी नीचे गया। और ये सब आंकड़ा किसका है? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, रिजर्व बैंक का आंकड़ा बता रहा हूं, रिजर्व बैंक का। अब का तो रिजर्व बैंक भी मोदी विरोधी हो गया है, देश विरोधी रिजर्व बैंक है। तो बंद करो, ताला लगाओ, भाव खिलाओ भाई, लाओ जोड़ो स्क्रीन पर।
स्वागत है भाऊ। एक एक करके हम 2 हिस्से में जाएंगे। अब न शोहरत है न दौलत है, तो पहले शोहरत पर चलते हैं। दौलत के बगैर भी हम लोग जैसे आदमी हैं कि अगर थोड़ा सम्मान है समाज में तो जी लेते हैं, लेकिन शोहरत को कैसे दुनिया भर में इन्होंने गंवाया है और ढोल फड़वाया है, पहले उसी पे चलेंगे। लाओ हेडलाइन। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग गिरी, 100 की सूची से भी हुआ बाहर। टॉप 10 में कौन कौन से देश, दिखा देते हैं टॉप 10 के देश, जरा खबर के भीतर पहले चलिए। देखिए, जो दुनिया की पासपोर्ट रैंकिंग है उसमें भारत कहाँ है? नामीबिया से नीचे, नामीबिया से नीचे। फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से पीछे है भारत। ये किससे आगे है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, इससे आगे है। भारतीय पासपोर्ट धारक भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीसिया, अंगोला, बारबाडोस जैसी जगहों पर बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। ये वो देश है जहां बिना वीजा जाओ या वीजा ऑन अराइवल आप पहुंचो, वीजा तुरंत। आपने देश का नाम सुना उसमें? भूटान छोड़ करके मतलब इस देश में 90% लोग देश से नहीं जानते होंगे। अंगोला, ट्यूनीसिया, इन सब देशों में आपको जाना है। जमैका, बारबाडोस, क्रिकेट प्रेमी जानते हैं वेस्ट इंडीज की वजह से इन, यहां आपके लिए एंट्री है विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर। टॉप 10 देश भी आगे चलिए जरा, आपको दिखा दें, फिर भाव पास चलता। ये देखिए टॉप 10 देश, इसमें बहुत देशों में अभी मोदी जी घूम के आए हैं। स्वीडन 1 नंबर पर है, स्विट्जरलैंड 2 पे, फिनलैंड 3 पे, जर्मनी 4 पर, डेनमार्क 5 पर, नीदरलैंड्स 6 पर, आयरलैंड 7 पर, यूनाइटेड किंगडम 8 नंबर, नॉर्वे 9 नंबर, सिंगापुर 10 नंबर। सिंगापुर बना रहे थे भारत को ना मोदी जी, सिंगापुर 10 नंबर। और 11वें पर अमेरिका और फ्रांस संयुक्त रूप से 11वें पे है। मैं दस्तक दिखाया बता दे रहा हूं, 11वें पे संयुक्त रूप से अमेरिका फ्रांस। चीन हमसे 20-22 पायदान ऊपर है, चीन भी हमसे ऊपर है। नीचे के देश का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया था। अब सीधा चल रहे हैं भाव के पास, इसमें बहुत सारा नहीं, यही समझने की बात है। ये पासपोर्ट की वैल्यू क्या होती है, कितनी ताकत होती है, पासपोर्ट से देश की पहचान कैसे जुड़ी हुई है, ये सब समझेंगे। भाऊ मैं सीधा ये मानता हूं कि पासपोर्ट में ये गोता लगाना, स्वागत है आपका, ये गोता लगाना, इस देश में डंका ही बज रहा है ना 12 साल से। कई बार हम लोग को भी कान में रुई लगानी पड़ती है, इतना तेज डंका बजता है। आज रुई निकाल देते हैं क्योंकि डंका नहीं लंका लगा दी इस देश की। इज्जत पानी सब ले लिया है आदमी 150-150 का मेडल बटोरने में। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जोक हो गया, कोई भी मेडल दे दो मोदी आ जाता है। हाँ, इस मेडल की अहमियत नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ भारत रत्न होता है सबसे बड़ा, हाँ, लेकिन पर्यावरण रत्न नाम से एक मेडल दे के आप उन किसी भी राष्ट्रपति को दे दो और बोलो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड दे दिया, और ताली बजती है। तो ऐसा ही एक अभी आर्टिकल बहुत वायरल हो रहा है, एक अंग्रेजी अखबार में लिखा, गार्डियन का। गार्डियन हाँ, ब्रिटेन उन्होंने में कहा लंदन में छपा। कि मेडल दो और प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं भागे भागे मेडल लेने के लिए। सवाल देश की जो स्थिति है ना आशीष जी, देश विश्व गुरु किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता। देश विश्व गुरु बनने के लिए वो कई पैरामीटर्स होते हैं। आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, आपका एक्सपोर्ट कितना है, कितने विश्व के देश आप पे डिपेंड है, आपके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कहाँ है। और पासपोर्ट की स्ट्रेंथ माने कितने देशों में आपको विदाउट वीजा एंट्री है, वीजा ऑन अराइवल है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, कितने देशों में आपको एक्सेस है। और वो देश कौन से है, वो 1-1, 2-2 लाख पॉपुलेशन वाले नहीं, बड़े देश।
आज भारत में शेंगन वीजा लगाना हो यूरोप का या अमेरिका का वीजा लगाना हो, नानी याद आ जाती है। क्यों भारतीयों को इजीली वीजा नहीं मिलता? क्योंकि ये देश की स्थिति ऐसी हो गई है। अमेरिका को लगता है कि ये आएंगे तो जाएंगे नहीं, इनके देश में भुखमरी है। और इसको रेखांकित हमारे प्रधानमंत्री खुद भाषण में कहते हैं, यदि मैंने 5 किलो अनाज परिवार को नहीं दिया तो 81 करोड़ लोग, 70% जनता इस देश की भूखी सोती है। मुझे बताइए, ऐसे भूखमंगे को कौन अपने घर आने देगा? भूखे नंगे को। उनको लगता है ये आएंगे तो यहां गंद फैलाएंगे। ये हमारे यहां लेने आ रहे हैं, कुछ देने नहीं आ रहे। और जो देश सम्मानजनक स्थिति में दिया जाता है, पहले 10 देशों में जो देश है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ के नागरिकों को लोग बहुत इज्जत से अपने यहाँ, कोई वीजा नहीं, 2 मिनट के अंदर एंट्री उनकी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि वो देश सर्वांगीण विकास कर चुका है। वहां सिर्फ मंदिर नहीं बनते, वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनते हैं, शिक्षा पे खर्चा होता है, वहां रिसर्च पे खर्चा होता है, वहां के लोग उद्यमी हैं। अपने यहाँ के लोग गंदगी, उद्यमी नहीं, गंदगी करने वाले माने जाते हैं। तो इसीलिए पासपोर्ट का रेटिंग अपना नीचे आ गया है। पहले 100 में भी नहीं है और देश विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने चले थे। देश का हाल क्या है अपना? तो कुल मिला के पासपोर्ट ही एक देश का आईना होता है। ये पासपोर्ट तो ये बोलते हैं कि हमारे यहां सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके देश का वैश्विक स्टेटस का सिंबल है। विश्व में आप कौन से लाइन में खड़े हो? 126वें लाइन पे। हम तो 120 के नीचे भी नहीं आ पाए अभी तक। फिर आती है आपकी करेंसी। कई देशों में तो भारत की करेंसी लेते ही नहीं, एक्सचेंज में भी नहीं लेते। बोले यहां सिर्फ डॉलर पाउंड चलेगा, यूरो चलेगा, और करेंसी के नाम लिखे रहते, ये चलते हैं। चाइना की करेंसी चलती है, जापान की करेंसी चलती है, भारत की करेंसी नहीं। इट इज नॉट देयर इन द लिस्ट। क्यों हाल हुआ ये देश का? किसने किया? आज गिरते हुए पासपोर्ट के अपने रैंकिंग का कोई बात नहीं करेंगे। एनवायरमेंट के लिए 1.5 लाख 15 लाख पॉपुलेशन, दिल्ली से भी छोटे देश ने मेडल दिया, तो अब 48 मेडल हो गए और 28 मेडल हो गए और इतने मेडल हो गए और अंतरराष्ट्रीय और सबसे बड़े बड़े मेडल दिए जा रहे हैं। अरे मूर्ख बनाया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री को। देश की इज्जत नीलाम हो रही है। जो अवार्ड कभी किसी को दिया नहीं पहले, इनके लिए इज्जत किया गया और आगे देगा भी नहीं किसी को कोई। ये स्थिति काहे का विश्व गुरु? कर्जा हम पे सारी दुनिया का। आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि सरकार के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। बताइए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं कि मैं हर महीने एम्स खोला और हर महीने ये किया और वो किया। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पटना के एम्स की क्या हाल है। 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, गेट से ज्यादा आगे कुछ नहीं बना। यह है स्थिति। पासपोर्ट के मामले में तो बहुत सारे, हम तो नहीं गए, बाबू जाते हैं, मतलब कई बार गए हुए हैं और बहुत सारे लोग जानने वाले भारतीय पासपोर्ट को लेकर के। छोड़िए हमारी बात, आप सोशल मीडिया पर जाइए, भारतवंशी आज की तारीख में आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे, विदेश जाते हैं और कैसे अपनी दर्द, अपनी व्यथा बताते हैं। भारतीय पासपोर्ट पर टाइम, वहां पर जो इमिग्रेशन का टाइम है वही बढ़ जाता है। वहां जा उतरते ही घंटा 2 घंटा रोक लेते हैं सब।
खाली भारतीय पासपोर्ट देख के कहते हैं इधर आ, चल अलग अलग चल। मतलब हमारी ये स्थिति कर दी है, अलग चल। और प्रधानमंत्री हमारा कहता है डंका बज रहा है, वहां पर जो है 10 15 20 50 100 को इकट्ठा कर लेता है, आओ मोदी मोदी करो, भगवान आ गए भगवान आ गए। अरे भगवान को जिनको भगवान अरे वहां पर वो दिख रहा है, आ जो जाओ वो देखो भारतनाट्यम भारत। वाट्यम होता है यहीं से लोग लेके गए थे, सब यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से लेके चलो 100 200 करोड़ खर्च करके यहाँ और से। अपना ही स्वागत करवा लो। हाँ, मतलब एक आदमी सोचिए आप कि अपना स्वागत करवाने के लिए अपने साथ लेके जाता है, चलो कि वहां पर नृत्य करना, 50 करोड़ खर्च करके वहां नृत्य करके मेरा स्वागत करो। साथ में ही लेके, जैसे पीकदान लेके पहले राजा महाराजा चलते थे ना थूकने के लिए, वैसे ही यहाँ से अपना स्वागत करवाने के लिए लेकर के ये जाते हैं टीम लेकर के। वहां पर भी ओवरसीज बीजेपी व्यवस्था करती है भीड़, वो झंडे उंडे दे करके आओ रैली टाइप। अरे ये 3 महीने पहले से इनकी टीमें जाती है, बहुत सारा एक्सरसाइज है आशीष जी। जाने वाले लोग सब बताते हैं, हम तो हमारे क्या बीजेपी में मित्र नहीं क्या, सब बताते हैं। वही प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए नहीं ना है कि चलो वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था करनी है और क्या करना है। आगे देखिए, ये तो इज्जत की बात रही, इज्जत की बात। इसके बाद और देख लीजिएगा आप लोग खुद सर्च करके, पासपोर्ट किसी भी देश की प्रतिष्ठा से कैसे जुड़ा हुआ है, इज्जत से, आपको मिल जाएगा कहीं भी आप सर्च करेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ कम, गोल्ड रिजर्व में भी बड़ी गिरावट। आगे चलिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व में भारी कटौती हुई है। आरबीआई के नए आंकड़ों के हिसाब से, मैंने कहा था कि रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। आरबीआई के नए आंकड़ों के मुताबिक 26 जून 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर घटकर 666 मतलब 666.933 अरब डॉलर रह गया है। जबकि इससे पहले के सप्ताह में फॉरेन एक्सचेंज 963 मिलियन डॉलर बढ़कर 672.587 अरब डॉलर पर पहुंचा था। ये कुल 666 पे रह गया। अभी आपको फर्क आगे समझ में आएगा, आगे स्लाइड्स आएंगी जब। आगे लाओ भाई। आरबीआई ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े हिस्से फॉरेन करेंसी एसेट्स में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, फॉरेन करेंसी एसेट्स 150 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है और ये 541.067 अरब डॉलर पर आ गया है। 541 अरब डॉलर पर आ गया, 150 मिलियन डॉलर घटा। विदेशी मुद्रा एसेट में यूरो, पाउंड और एन जैसी नॉन अमेरिकी करेंसी की वैल्यू में उतार चढ़ाव का भी असर विदेशी मुद्रा भंडार पर हुआ है। और आगे चलिए, अब गोल्ड रिजर्व देखिए। इसके अलावा एक सप्ताह में गोल्ड रिजर्व में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के भंडार में 5.394 अरब डॉलर की गिरावट हुई है और ये घटकर 102.536 अरब डॉलर पर आ गया है। यानी इसमें करीब करीब गिरावट 5% की है। 5%, एक सप्ताह में 5% गिरा है। परसेंटेज में जाएंगे तो गोल्ड रिजर्व, इस हिसाब से अगर ये इसको कंट्रोल न किया गया तो ये कंगाल बना देंगे। वहीं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वैल्यू 89 मिलियन डॉलर घट गई है और 18.558 अरब डॉलर रह गई है। मतलब किसी पैरामीटर में मजबूती नहीं आई है। इतना ही नहीं, आईएमएफ में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वहां भारत की रिजर्व पोजीशन भी 21 मिलियन डॉलर घटकर 4.7772 अरब डॉलर रह गई है। वहां भी 21 मिलियन डॉलर, आईएमएफ में भी भारत की रिजर्व पोजीशन में गिरावट आई है। और आगे चलिए जरा, और आगे चलिए। अब यहां पर देखेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से समझ में आएगा। 27 फरवरी 2026 यानी 4 महीने पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था। हालांकि इसके बाद वेस्ट एशिया में बढ़े तनाव संघर्ष के कारण रुपए में लगातार दबाव बना रहा, जिसके बाद रुपए की गिरावट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए। उसमें डॉलर की बिक्री भी शामिल थी, जिस कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे रोकिएगा, इसको रोकिएगा। कल नरेंद्र मोदी की एक हेडलाइन पूरे देश में
खूब चली है और खूब डंका बजा हाँ। है एंकल सब मेज पे चढ़ के कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में मोदी की वो डिप्लोमेसी जिसने देश को बचा लिया, डिप्लोमेसी देश को बेच मारा, पता ही नहीं चला यहाँ किसी को। और पालतू जो होते हैं ना, उन पालतुओं के प्रचार तंत्र के जरिए छिपा के रखा। 728 अरब डॉलर और 666 अरब डॉलर, 34 और 28, 34 और 28 कितना होता है? 62, 62 अरब डॉलर। हटा दीजिए, अब हटा दीजिए, 62 अरब डॉलर 4 महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। ये अनुपात मैं ऐसे नहीं चाहता कि हो, ये अनुपात कायम रहे तो 40 महीना, मतलब 29 में जब मोदी जी जाएंगे, रिकवरी हो जाए, हम तो चाह रहे हैं जीरो इस देश के जीरो कर लोग जाएंगे, मेहनती। हाँ, तो तो जीरो वो कर जाएंगे। भिखमंगा बना के चले जाएंगे। आप सबके हाथ में कटोरा खरीदने का पैसा नहीं होगा, कि हम ये भी नहीं कह सकते कि कटोरा थमाएंगे, कटोरा खरीदने का पैसा नहीं छोड़ेंगे ये। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई ने इतने डॉलर मार्केट में फेंकने के बाद भी रुपए का गिरना रोक नहीं पाए। नहीं रुका, 96 के करीब है। क्यों? क्योंकि उसके कारण ये था आशीष जी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या फाइज थे हमारे स्टॉक मार्केट, उन्होंने पिछले 4-5 महीने में जो भारी तादाद में अपना पैसा निकाल लिया, इससे शेयर मार्केट बार बार क्रैश हुआ और वो सारा डॉलर बाहर लेके के चले गए, क्योंकि भारत की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे थे राजस्थान और गुजरात में कि ये लोग हताश है इसलिए झूठा प्रचार करते हैं। क्या झूठा प्रचार किया? क्या विपक्ष ने क्या झूठा प्रचार किया? विपक्ष ने कहा कि गैस नहीं मिल रहे हैं। आपके सूरत में ट्रेनों पे लाठीचार्ज करना पड़ा, आप लोग भाग रहे थे गैस न मिलने के कारण, वो आपको दिखाई नहीं देता। ये सावन का अंधा है आशीष जी, ये झूठ का अंधा है, इसको सब झूठ ही दिखता है, सच कभी नहीं दिखता। इनके अपने सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री के क्या हाल थे। मोरवी ठप पड़ा हुआ था, टाइल्स, कारपेट भदोई का ठप पड़ा हुआ था, डायमंड ठप पड़ा हुआ था। लोग भाग गए थे क्योंकि गैस नहीं मिल रही थी। और ये आदमी कहता है कि इन्होंने झूठा प्रचार किया। क्या भय दिखा रहे थे? पेट्रोल हो गया ना 100 रुपए के ऊपर। बंगाल तक, जब बंगाल चुनाव के दौरान जब किसी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ये अफवाहों पे ध्यान मत दो। फिर क्यों बढ़ाई कीमतें? और 100 रुपए आपने तब की जब क्रूड 100 पार कर गया। और मनमोहन सिंह जी ने $120 प्रति बैरल, $140 प्रति बैरल पे भी 60-65 से ऊपर पेट्रोल जाने नहीं दिया। क्या कलाकारी थी उस सरदार जी में, जिसे मौनी बाबा कहते थे आप। वो बोलते नहीं थे, काम करते थे। आप काम नहीं करते, सिर्फ हवाबाजी बोलते हैं, फर्क है। वो लगातार काम करते थे 24 घंटे, इसलिए बोलने का समय नहीं था उनको। और जब बोलते तो मन की बात नहीं कहते, वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देते, साल में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, पूरे देश से पत्रकार आते। आप मन की बात करते हो क्योंकि जन की बात सुनने में डर लगता है। ही कैनॉट फेस द पीपल। सवालों को सामने देख के मोदी जी भाग जाते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसलिए जनता की समस्याओं पे कभी मुंह नहीं खोलते। यही चंदा चोरी यदि नेपाल में किसी मंदिर में हो गई होती, तो यहां से ज्ञान दिए होते ये दिल्ली से कि हिंदू आहत हुआ है, नेपाल गवर्नमेंट को इसका ख्याल रखना चाहिए। और आज क्या? चुप है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में इन्होंने कहा था ना
क्या भोलेपन से कैमरे में बात करके पैसा ले रहा है। उसी भोलेपन से मोदी जी का एक वीडियो है मार्केट में, खूब लोग उसमें वायरल कर रहे हैं। बोले क्या समय आ गया है, इस देश के राजनीति में किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते तो उसको दूर से भी कोई नहीं छूता था। अब भ्रष्टाचारियों को कंधे पे लेके नाच रहे हैं। क्या समय आ गया है। तब ये मुख्यमंत्री थे, इनका भाषण नीचे चल रहा है और ऊपर एक एक चेहरा दिखा रहा है। अजित पवार, सुवेंदु, पूरे देश नारायण से राणे, खाली कर दिए उन्होंने, सारे खाली कर दिए। पूरे देश से भ्रष्टाचारी खाली करके अपने अपने कब्जे में कर लिए, सारे देश से। जहां भ्रष्टाचारी दिखा आजा भाजपा। अब तो जज साहब भी कहने लगे। तो ये भूल गए उस बात को कि इन्होंने क्या कहा था। बहुत ही मासूम और भोलेपन से बोला है, बहुत ही भोलेपन से। कभी मैं वीडियो भेजूंगा आपको, आपको लगेगा अरे 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 क्या मतलब भ्रष्टाचार के विरोधी लड़ने वाला आदमी बोल रहा है, क्या पीड़ा है उसके चेहरे पे। आप उन्हीं लोगों को मजे पे लेके, हाँ फर्क इतना है कि ये आरोप लगा रहे थे कि लोग खंधे पे लेके नाच रहे हैं, अब इन भ्रष्टाचारियों के खंधे पे ये नाच रहे, हाँ खंधे पे बैठ के उछल रहे। चलो आ जाओ आ जाओ, अजीत जी आप आ जाओ, तो सुवेंदु तू आ जा, हेमंता तू आ जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन कौन है, सारे ईडी बीडी वाले सब आ जाओ पीछे। दोगला चरित्र है और कुछ नहीं। इनको पता है कि विश्व में इनकी हालत बहुत बुरी है। आईएमएफ आंकड़े मांगने को तैयार नहीं है। जो ड्राइंग राइट, एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो आपके देश की इकोनॉमी से आपको अधिकार मिलता है। परिवार में पिता बैठे होते हैं घर में और चारों बच्चों की शादियां हो गई है, उसमें एक आध बच्चा ज्यादा ही खर्चीला होता है, कमाई से ज्यादा खर्चा करता है। वो पिता के पास बार बार पैसे मांगने जाता है तो पिता बोलती नहीं है मेरे पास, अब पिछली बार भी दिए थे वो भी वापस नहीं किए, अभी नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बेटा जो है बहुत अच्छा करता है, उसका सेविंग्स भी है, उसका अच्छा, बिल्कुल वो कभी मांगता नहीं पिताजी को। जब उसका बच्चे का कहीं एडमिशन होना होता है तो पिता उसको फोन करके बोलता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन करना, पैसे की चिंता मत करना। वो है एसडीआर। जो कंट्री अच्छी होती है उनको एसडीआर की वैल्यू होती हाँ, है। जो वो भी कंट्री का साख है, इकोनॉमी बड़ा, प्रतिष्ठा हाँ है। जो हाँ। प्रतिष्ठा है। अरे ये फिर मांगने आया, अब क्या दे कि नहीं दे इसको, पिछली बार भी डुबा दिया था इसने। क्या करेंगे ये लोग, भ्रष्ट है सब। उसको शुद्ध कहें तो सिविल स्कोर, देश का सिविल स्कोर है वो। एग्जैक्टली, तुमने एक ही शब्द में सब कह दिया, हाँ। एसडीआर। अब बताइए आप कौन से, सोना तो बेच रहे हैं, मनमोहन सिंह ने तो सोना छुड़वा के लाए थे, ये सोना बेच रहे, हाँ। ये डॉलर बेच रहे, क्योंकि इनसे रुपया नहीं संभला जा रहा था। और प्रतिष्ठा गिर रही तो बात छोड़ दो, प्रतिष्ठा अब नहीं गिरती। अब देश की प्रतिष्ठा सिर्फ मोदी जी से जुड़ी हुई है। 150 रुपए का मेडल गले में आके से प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट देने वाले ये पामेरियन बैठे हैं यहाँ पे चैनलों में, सुबह शाम भो भो करते रहते हैं एंकर और एंकरनिया। गजब। वो इनके 34 अवार्ड एक साथ जोड़ दो तो मतलब डॉलर और रुपया के उसमें 0.00001% का फर्क न डाल पाओ। क्या लेना था ऐसे आदमी को। बना के हमारे अवार्ड पिताजी सब की दे बहुत दो। इज्जत है गांव में, हाँ। पिताजी की गांव में बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है, और घर में माँ दूसरे खेत में काम करके घर में घर चला रही है। माँ बर्तन मांज रही है दूसरे घर में, और ये पिताजी के इज्जत पे इतरा रहे हैं। हमारे पिताजी जाते तो 4 लोग उठ के खड़े हो जाते, बोले वही लोग 4 उठ के खड़े हो जाते जिनके घर में तुम्हारी माँ बर्तन मांज रही है अभी। ये देश की हालत कर दी इस आदमी ने। जिस चलिए
देश को, मुझे नहीं लगता अमेरिका ने किसी देश को नर्क का दरवाजा कहा होगा। भारत को कहा है। कहा है, और हम उसके महिमा मंडन करते हैं। किसी एंकर और एंकरनी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की, कैसा कहा ट्रंप ने। सबको लगता है कि बाबा पिताजी उनके सामने जाके नतमस्तक होते हैं। जिनके सामने ये मीडिया नतमस्तक होता है वो उसके सामने जाके नतमस्तक होता है, तो कैसा करेंगे फिर? हाँ, इसी पे याद आ गया, आपने भी हाल में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी ट्रंप की जब मुलाकात हुई थी, अभी हाल वाली, जब G7 में बिल्कुल। ट्रंप ने क्या हाँ, कहा था G7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक चीज, जब दूरदर्शन वाले ने पूछा कि आप ट्रंप जी आपने इतना कमाल कर दिया वेस्ट एशिया में, ये वो, मतलब उसकी भी तारीफ में, उसको भी अमूल की एक टिक्की अलग से ले गया था, बड़ा वाला ब्रिक ले गया था अमूल का लगाने। तो ट्रंप ने क्या कहा, कहा कि मोदी जी आप जैसी मीडिया काश मुझे भी मिल गई होती, हमारे यहाँ तो सब बहुत वाहियात है, आप हाँ, सौभाग्यशाली हैं। वो भी समझ गया कि जब इतना निकम्मा आदमी, इसकी भी वाहवाही करने वाले ये सब हैं, तो काश ऐसे हमें भी मिल गए होते। अमेरिका में ऐसा मिला नहीं। CNN है, वो कभी एक कटघरे में खड़ा एक कर देता है, रगड़ देता है। एक विदेशी महिला इंटरव्यू ले रही थी मोदी जी का गोधरा के बाद, तो महिला पे बफर गए मोदी जी। हम्म, फिर महिला बोले बट देर आर इश्यूज ऑफ ह्यूमन वायलेशन, ह्यूमन राइट्स। हम्म, तो मोदी जी कहे कि आप लोगों का जरूरत नहीं हमको ह्यूमन राइट सिखाने की, हमको मालूम है हमारी ह्यूमन राइट ठीक ठाक है। फिर उस महिला ने थोड़ा माहौल शांत करने के लिए कहा, मोदी जी क्या लगता है आपको, ऐसा क्या चीज है जो आप नहीं कर पाए अभी तक? मोदी जी ने क्या बोला मालूम है? हाँ, एक चीज है जिसमें मैं नहीं कर पाया कुछ, मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। हाँ हाँ, वो याद है। और दिल्ली आके सबसे पहले वही काम किया, गुजरात से दिल्ली आने के बाद सबसे पहले वही किया कि इनको मैनेज कर लो, इनको पहले दरबार में अपने चरण में बिठा लो, वहीं पर अपना जीव लपर लपर एक करते रहे, इनको कर लो, फिर जो मन करे करो, इस देश को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बताएंगे कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब इतने के बावजूद, अगर इज्जत दौलत सब लुटने के बावजूद भी आपको लगता है डंका बज रहा है, तो फिर गेट वेल सून, यही हम कह सकते हैं। आपकी सेहत नहीं दुरुस्त नहीं हो, इतना कर नहीं सकते हैं, नहीं, और कुछ ये नहीं कर ये सकते। ये आशीष जी, ये अब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं ये लोग। जब आदमी ये को अपने आप बीमार, को भगवान मानने लगा ना, तो समझ लेना कि वो खुद खो के भगवान होने का ऐलान जिसने कर लिया, अविनाशी बोलने का, नॉन बायोलॉजिकल बोलना शुरू कर दिया, तो वो मानसिक रूप से उसको इलाज की सख्त जरूरत है। उस पर दया नहीं आनी चाहिए। भाव, वो पेशेंट ये है। मानसिक रूप से बीमार नहीं है। अभी कार्यक्रम के पहले आपको पता है, अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, तो अभी मैं अयोध्या बस्ती वहां बात कर रहा था, और अक्सर हम चर्चा करते हैं कि हम थोड़ा ग्रामीण परिवेश में वहां क्या चल रहा है, अक्सर मैं कहता हूँ कि गांव के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मोदी नहीं होते तो 1 लाख मरते, मोदी है तो 1,000 मरे वाला जो फीडबैक है। अभी जिससे मैं बात कर रहा था कि इसका क्या असर है, तो कहा कि नहीं, लोग हैं तो गुस्सा, लेकिन गुस्सा आखिर में कह रहे हैं कि मोदी ही तो राम को लाया था। मैं जिन लोगों से बात किया, उन्होंने पता क्या कहा, जो हमने कहा ये मानसिक बीमार, वो नहीं, कहा कि ये 12 साल में इतना मानसिक रूप से देश को बीमार कर दिया है, मतलब आदमी हाँ, की सोचने समझने की क्षमता खत्म है। अब कोई बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचने का नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रास रूट लेवल पे है, सब कस्बे में, शहर में, गांव में, वो सारे साथी हैं हमारे, कह रहे हैं कि भैया अब कोई सोचने की स्थिति में नहीं है, आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म है। यहां तक कह रहे हैं कि चला गया तो कोई बात नहीं, राम जी कर लेंगे, राम जी की मर्जी, उसको भी लूट को भी कह रहे हैं राम जी की मर्जी, राम जी की इच्छा थी, देखिए, जो राम आशीष जी, चाहते हैं वही होता। दो चीजें हैं हाँ, कि यदि आपका शासक ही पागल हो गया है, तो या तो कुछ डर से और कुछ पागलपन से हम्म, राजा की जय जयकार बोलना शुरू कर देते हैं और खुद को पागल घोषित कर देते हैं। हम्म, ये स्थिति आ गई है। अभी तक मोदी की जय जयकार कर रहे थे, अब कैसे कहे कि मोदी की गलत है? फिर एक थेरी,
अरे हिंदुओं का चंदा था, हिंदुओं ने खा लिया, क्या हो गया उसमें? ये फिर हिंदू बहुल राज्य है, हिंदू का पैसा खा लिया। राहुल गांधी, राजीव गांधी बोफर्स का आरोप लगाते ना, और खा भी लिया होगा, तो हिंदू का पैसा हिंदू ने खाया, काहे बीजेपी परेशान हो रही है? तब देश का पैसा, लोगों की चंदे का पैसा, रामायणी बेच डाली, बताओ। लक्ष्मी जो नारायण राम साहब को की, बेचे वो जो राम को बेचे वो रामायण बेच दिए तो क्या हुआ? जो रामायण बेच दिए सब। चलिए इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।